हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, एक रियल एस्टेट सेक्टर का जाइंट। जी, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, एक रियल एस्टेट सेक्टर का स्टॉक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है DLF। जी, शुरू हुई थी साल 1946 में। और DLF की फुल फॉर्म, हमेशा हमने इसको DLF बोला है, बट DLF की फुल फॉर्म है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। जी, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इसका पूरा नाम है। 75 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट डेवलप करने का। 158 प्लस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं अब तक। 334 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया डेवलप कर चुके हैं। 118 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया डिलीवर कर चुके हैं आईपीओ आने के बाद से। यानी जब से इनका आईपीओ आया उसके बाद 118 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया इन्होंने बनाया है और मतलब डिलीवर करा है, लोगों को दिया है इन्होंने। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की, तो कंपनी एक बहुत जाना माना नाम है। और इस कंपनी का जो आउटलुक है वो इतना पॉजिटिव मुझे क्यों लगता है, मैं आज आपको वो बताता हूँ। जो कंपनी के रीसेंट लॉन्चेस हुए थे उनका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। कंपनी ने जो अपने रीसेंट अपने जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे उनमें बहुत ज़बरदस्त इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। साथ ही साथ बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद इनकी जो सेल्स की बुकिंग अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, उसका मतलब है सेल्स की जो बुकिंग हो रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। यानी कि इनका जो मार्जिन है वो अच्छा खासा आ रहा है। साथ ही साथ जो सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन कर रही है इनकी एक कैश जनरेशन को, ठीक है ना। तो वो इनकी जो आउटलुक को है वो बहुत बेहतर बना रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी के साथ साथ इस इंडस्ट्री की, ठीक है, इंडस्ट्री की, जैसा कि अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो CY22 में इन्होंने रजिस्टर करा है रिकॉर्ड सेल रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर, जबकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। इंटरेस्ट रेट लोन के बढ़ने के बावजूद इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स करी हैं रेजिडेंशियल सेक्टर में। यानी जो आम आदमी है हमारे और आपके जैसे, उन लोगों का जो घर खरीदने का सपना है उसको कहीं ना कहीं पूरा करते दिख रहे हैं। इंस्पाइट कि जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ते जा रहे हैं, तब भी इनकी रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं। और हाउसिंग अप साइकिल की एक एक्सपेक्टेशन है कि वो कंटिन्यू करेगी ऐसे ही पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक के साथ। और इंडियन इकोनॉमी में उसका काफ़ी बड़ा हाथ रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं तो हाउसिंग जो एक सेक्टर है जो क्या कहते हैं घर को ख़रीदने बेचने वाला काम है, वो काफ़ी अच्छा आउटलुक एक प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ जो क्रेडिबल ब्रांड्स हैं, क्रेडिबल ब्रांड्स मतलब जिनका नाम है मार्केट में, जैसे DLF हो गया, एक बहुत नामी रेजिडेंशियल और रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इनका नाम है और इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों को इन पे ट्रस्ट है। अगर कोई कंपनी 1946 से ये काम कर रही है और अभी तक टिकी हुई है मार्केट में, तो यानी कि लोगों का बहुत साथ मिला है, इनको बहुत भरोसा है। और इनको क्या कहते हैं प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं DLF को। जी, DLF के मोस्टली प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो लग्जरी साइड पे ज़्यादा आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छी सेल्स और बुकिंग हो रही है उनकी। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का आउटलुक बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि स्केल टू ग्रो, मतलब ये कंपनी कैसे कैसे ग्रो कर सकती है, किस स्केल पर ग्रो कर सकती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 215 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल है इनके पास। यानी 215 मिलियन स्क्वायर फुट का डेवलपमेंट पोटेंशियल इनके पास है। 42 मिलियन ऑपरेशनल रेंटल पोर्टफोलियो है इनका। 42 मिलियन ऑपरेशनल रेंटल पोर्टफोलियो से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इस कंपनी का जो रेंटल, यानी कि जो ये रेंट पर ऑफिसेज वगैरह देते हैं, वो 42 मिलियन का स्पेस इनके पास है, 42 मिलियन स्क्वायर फुट का स्पेस इनके पास है जो इन्होंने ऑफिसेज को रेंट पर दे रखा है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा किन किन सेक्टर से इनको सबसे ज़्यादा रेंट आता है, कौन कौन सी कंपनीज इनको सबसे ज़्यादा रेंट देती हैं। साथ ही साथ 46 मिलियन स्क्वायर फीट का न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है इनका। यानी 46 मिलियन के ये नए अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। तो यानी कि ये इनके पास एक अच्छा खासा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 73 बिलियन INR, 73 बिलियन इंडियन रुपीज़ में अवेलेबल है इनके पास इन्वेंट्री जो बेचने के लिए तैयार है।
तो यानी कि इतनी सारी इन्वेंट्री बेचने के लिए तैयार है, इतना ज़्यादा एरिया इनके पास रेंटल जा चुका है जो ये रेंट पर चढ़ाते हैं, जिससे इनको ब्याज आता, इनको मंथली रेंट आता है, और बहुत सारा एरिया इनके पास डेवलप करने के लिए पड़ा है। तो इस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अपने बिजनेस के अंदर बहुत स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो इस बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छी दिख रही है गाइस। हमने कंपनी का आउटलुक देख लिया, इंडस्ट्री का आउटलुक देख लिया, अब बात करते हैं कंपनी के प्लान ऑफ एक्शन की। कंपनी अपनी ग्रोथ को कैसे सिक्योर कर रही है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है उनका, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला कंपनी काम कर रही है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस पे, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कोशिश कर रही है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको पता होगा कि गुरुग्राम जो है वो एक हब है, जिसे गुड़गांव भी कहते थे, वो एक हब है डीएलएफ का। अब उसके अलावा डीएलएफ जो है अदर की मार्केट्स में भी एंटर कर रही है, जैसे चेन्नई, चंडीगढ़, ट्राई सिटी, गोवा, इन सब जगहों पे भी मार्केट को टैप करने की पूरी कोशिश है डीएलएफ की। साथ ही साथ जितनी भी इनको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ जहाँ मिलेंगी वहाँ पर ये जाकर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। तो अपने बिजनेस को सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, उसको ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए ये अलग अलग नई जगहों को भी टैप करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेंटल बिजनेस की, देखिए इंडिया में रहते हुए रेंटल बिजनेस जो है वो हम सब जानते हैं कि मकान को या दुकान को किराए पर चढ़ाकर जो रेंट आता है वो बिज़नेस सबसे अच्छा माना जाता है इंडिया के अंदर। साइड बाय साइड अगर आपको करना हो तो ये बिज़नेस, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप रेंट पे चढ़ाकर कर सकते हैं। तो डीएलएफ भी वही काम करती है। डीएलएफ अपने बड़े बड़े ऑफिसेज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को रेंट पर देती है और उसी रेंट से अपना खर्चा भी निकाल लेती है। तो डीएलएफ जो है वो रेंटल बिजनेस को अपने और बेहतर करना चाहती है और उसके लिए वो अलग अलग तरीके से स्टेप्स उठा रही है। साथ ही साथ इनका जो रेंटल बिजनेस का पोर्टफोलियो है वो 2 टाइम्स ग्रो होने के पूरे चांसेस रख रहा है 4 से 5 साल के अंदर। साथ ही साथ इनकी जो करंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये रेंट पर देते हैं उनको अपग्रेड करके, मॉडर्नाइज करके फिर कंपनीज़ को रेंट पर देना ये प्रेफर कर रहे हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज़ उनको यूज़ कर पाएँ और इनका रेंटल बिजनेस सिक्योर रहे और ग्रो करता रहे। साथ ही साथ डबल डिजिट के अंदर इनका रेंटल बिजनेस की ग्रोथ है, हर साल डबल डिजिट से इनका रेंटल बिजनेस बढ़ रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ तो वो है कैश मैनेजमेंट। देखिए कोई भी धंधा हो उसके अंदर कैश मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब कैश मैनेजमेंट क्या होता है, फ्री कैश फ्लो जो जिसे हम कहते हैं, तो फ्री कैश फ्लो इनका जो आ रहा है उसकी एक ग्रोथ को स्टेडिली मेंटेन करना, यानी एक कैश नॉर्मली इनको हर महीने, हर क्वार्टर में, हर साल में आता रहे, उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश है इस बिज़नेस की, ताकि जो नया बिज़नेस आएगा वो तो अलग है, लेकिन जो एक फिक्स्ड कैश इनको, एक आराम से जो एक कैश इनको आता जा रहा है उसको मेंटेन करके रखा जाए। उसके साथ साथ इस कंपनी ने जो सबसे बेहतरीन काम करा है, जिसका मैं बहुत समर्थन करता हूँ, वो ये है कि ये नेट डेट ज़ीरो कंपनी बनना चाहती है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। अभी जब मैं बैलेंस शीट की बात करूँगा आपको वहाँ पे दिखाऊँगा कि वहाँ पर इस कंपनी ने अपना लोन कैसे गिराया है, तो वो भी हम आगे जाके ज़रूर देखेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स के रिटर्न की। कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना है ताकि शेयर होल्डर उनके साथ जुड़े रहें, शेयर होल्डर साथ जुड़े रहेंगे तो कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो अब ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी अपना सारा कुछ टैक्स वैक्स निकालने के बाद जो इनके हाथ में प्रॉफिट बचता है उसको हर साल ग्रो करने के लिए कंपनी काम कर रही है। जो हर कंपनी करती है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें, ये भी कर रहे हैं, हर कंपनी करती है, बट इन्होंने अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर इसको इंक्लूड करा है। साथ ही साथ शेयर होल्डर रिटर्न्स को इन्हेंस करना है। अगर आपको मैं चार्ट्स की बात करूं तो डीएलएफ ने ऑलमोस्ट, आप ये लगा लीजिए, ऑलमोस्ट एक डेकेड तक रिटर्न नहीं दिया था। एक रेंज में डीएलएफ का शेयर चल रहा था और जो डिविडेंड पे आउट है उसको टाइम टू टाइम इन्होंने देने का प्लान करा है कि अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहें ताकि शेयर होल्डर्स इनके साथ जुड़े रहें। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी कंपनी थोड़ा प्लान लेके चल रही है। साथ ही साथ अगर दोस्तों यहाँ देखा जाए, लास्ट इनका प्लान है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमने इतना सब कुछ वैसे ही डिस्कस कर लिया, वो था बिजनेस लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से होंगे उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अहमियत पता होगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ डीएलएफ का मेन काम सेल्स का है, तो सेल्स को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं ये, सो दैट इनकी जो न्यू बुकिंग्स हैं जो अभी बहुत अच्छी चल रही हैं उसके साथ साथ और वो इंक्रीज़ होती रहें। साथ ही साथ जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं इनके वो टाइमली कंप्लीट होकर डिलीवर कर सकें।
साथ ही साथ इनकी जो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं ये उनके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। देखिए आजकल हर चीज़ डिजिटली एक्सेसिबल है, चाहे वो प्रमोशंस हों, एडवर्टीजमेंट हों, चाहे आपके कैटलॉग्स हों, चाहे कुछ भी चीज़ हो वो आप डिजिटली देख सकते हैं। तो उसको इम्प्रूव करना चाहती है कंपनी। इस कंपनी का जो लीज्ड एरिया है, तो कौन कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जो इनकी टेनेंट हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको इन्होंने रेंट पर दे रखा है, जहां से इनका सबसे ज़्यादा इनका जो रेंटल बिजनेस है वो आता है। सबसे पहली कंपनी है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट को 6% टोटल जो इनका रेंट के लिए एरिया है उसका 6% एरिया कॉग्निजेंट के पास है। IBM के पास 4% एरिया है। कॉन्सेंट्रिक्स के पास 3% है। अमेरिकन एक्सप्रेस या एमेक्स जिसे कहते हैं उनके पास 2% है। TCS के पास 2% है। BT के पास 2% है। ENY के पास 2% है। BA कॉन्टिन्यूम के पास 2% है। KPMG के पास 2% है और सिंपली वर्क्स के पास 2%। टोटल 26% ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर रेंटल इनका स्पेस यूज़ करती हैं। यानी अगर इनके पास 100% रेंटल स्पेस है उसमें से 26% इन बड़ी कंपनीज़ के पास है। टॉप 10 कंपनीज़ के पास 26% इनका है। बाकी छोटी छोटी बहुत कंपनी इसके पास होता है, लेकिन मेजर चंक जो है वो इन कंपनीज़ के पास है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इनका जो रिटेल टेनेंट मिक्स है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसा कि अगर आप अपने ग्राफ पर अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहाँ एक पाई चार्ट दिखेगा, किस किस सेक्टर की कंपनी के पास कितना कितना इनका है वो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और अच्छे से एक बार रीड करें, क्योंकि नीचे देखिए आपको कलर्स भी दे रखे हैं और उस पर पाई चार्ट के साथ आप उसको मैच कर सकते हैं कि किस सेक्टर का, कौन से सेक्टर की कंपनी कितना % इसके अंदर रेंट पर लेकर होल्ड कर रही है। तो ये भी आप बहुत ईजिली देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि टॉप 10 कंपनीज़ जो हैं वो इनका जो रेंटल स्पेस है वो यूज़ कर रही है, तो उनसे इनको रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो कॉग्निजेंट से 5% आ रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस से 3%, IBM से 3, ENY से 2, कॉन्सेंट्रिक से 2, KPMG से 2, BA कॉन्टिन्यूम से 2, BT, TCS एंड BCG से भी 2% इनको आ रहा है। तो एक तरीके से रेवेन्यू भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये कंपनीज़ यहाँ पे रेंटल इनका यूज़ करती हैं तो रेवेन्यू भी इनको इतना अच्छा खासा जनरेट कर दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ किराए से। तो सोचिए कितनी ज़बरदस्त कंपनी है जो किराए से भी इतना अच्छा रेवेन्यू आराम से जनरेट कर रही है। दोस्तों मैंने आपको कहा था इनकी बुकिंग्स बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं, तो एक एग्जांपल मैं आज आपको दिखाता हूँ इनकी बुकिंग का। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर फाइनेंशियल ईयर 2023 जो अभी एंड हुआ है उसमें 15,058 करोड़ रुपीज़ या फिर 10 मिलियन स्क्वायर फीट की इन्होंने बुकिंग ले ली है। यानी इतना अमाउंट इनको आया है। 2022 का जो Q4 गया है, मतलब जो लास्ट फिस्कल ईयर का से पहले वाला फिस्कल ईयर था, उसमें 2,729 करोड़ का था। 210% का जंप लगा है। इस Q4 में जो अभी मार्च में गया है 8,458 करोड़ की बुकिंग आई है। बहुत बेहतरीन नंबर है। उसके बाद अगर आप ये देखिए कि जो इनके कंट्रीब्यूशन है न्यू प्रोडक्ट से वो 90% आ रहा है। रेंटल यील्ड वगैरह तो अलग ही इनको आ रही है, 90% इनका कंट्रीब्यूशन न्यू प्रोडक्ट से आ रहा है। और इनके जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त सेल करते हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट्स के अंदर तो DLF का कोई मैच ही नहीं है। ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़बरदस्त सेल कर रहे हैं अपनी। कहीं ना कहीं इस कंपनी ने नर्व पकड़ ली है कि लोगों को क्या चाहिए और वही उनको फ़ायदा भी दे रहा है। दोस्तों हमने बिज़नेस की बात कर ली, धंधे की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अब हम आते हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ कंपनी का स्टॉक प्राइस है 472 रुपीज़ पर शेयर। मार्केट कैप है 1,16,810 करोड़ की। स्टॉक के PE पे बात करते हैं। स्टॉक का PE 57.4 है, इंडस्ट्री का PE 28 है। स्टॉक PE पर ओवर वैल्यूड है क्लियरली। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.1 है, इंडस्ट्री का 1.2 है, यहाँ पे भी ओवर वैल्यूड है। पेग रेशो 1.3 है, ये थोड़ा ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड यील्ड की। 0.64 का डिविडेंड यील्ड है, कम है बट ठीक है, कंपनी डिविडेंड देती है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.09 का। गाइज इस पे मैं बैलेंस शीट जब आपको दिखाऊंगा मैं तब आपसे बात करूंगा। 0.09 का डेट टू इक्विटी रेशो है। मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। मार्च 2012 में कंपनी की सेल्स थी 9,576 करोड़ की और मार्च 2023 में ये बढ़कर हो चुकी है 5,695 करोड़ की। ठीक है, 5,695 करोड़ की। बीच के सालों में इनकी सेल बहुत बेहतरीन रही थी, फिर डिप आया और उसके बाद अब इनकी सेल्स वापस मुझे उम्मीद है कि ग्रो करेगी।
उसके बाद अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इनकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट अगर आप ध्यान से देखें, मार्च 2012 में रिजर्व से 25,000 करोड़ के, बोरोइंग्स थी 25,000 करोड़ की। मार्च 2023 पे अब आप आइए, जो मैं डेट टू इक्विटी रेशो की आपसे बात कर रहा था, तो 37,000 करोड़ का रिजर्व इनके पास है। बोरोइंग्स जो हैं 3,334 की। अब आप एक चीज़ सोचिए, जिनका डेट टू इक्विटी रेशो एक टाइम पे 1 होता था, 1 मतलब जो आपके रिजर्व्स हैं उनको आप बोरोइंग्स वगैरह से अगर आप देखेंगे तो इनका डेट टू इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट 1 तक जाएगा, वो 0.09 पहुंच चुका है। 37,000 करोड़ का इनका रिजर्व है और 3,300 करोड़ की बोरोइंग है। आप यहाँ पे कंसिस्टेंट डिक्लाइन देख सकते हैं बोरोइंग्स के अंदर, और रिजर्व्स के अंदर कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि ग्रोथ इनकी होती जा रही है। तो ये क्या दिखाता है कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पे बहुत काम करा है, अपने लोन हटाए हैं, अपनी जो कर्जे थे उनको कम करा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर मैं आता हूँ तो इनका मार्च 2017 में 74.95% की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। आज भी 74.95% की होल्डिंग रखते हैं। जो FIIs थे वो 18.15% की होल्डिंग रखते थे, जो गिरकर 14.66% आई है। DIIs की होल्डिंग 0.74 थी और 5.23% की होल्डिंग अब है। पब्लिक की होल्डिंग 6.16 थी, जो 5.16 है। नेवरदलेस ऑलमोस्ट आसपास ही है। देखिए दोस्तों, कंपनी के अंदर बेसिकली रियल एस्टेट की कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी होते हैं, ठीक है। डिस्पाइट इतने साल तक इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, अगर आप इनका चार्ट देखेंगे बहुत सालों तक इन्होंने रिटर्न नहीं दिया है। और मैं ये आपको कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी यहाँ से 5 टाइम्स 10 टाइम्स कुछ हो सकती है, ठीक है। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है और इसको वैसे ही आप देखिएगा। बट मुझे यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा दिखता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, एक नॉलेज शेयर करने के लिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर से बात करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। साथ ही साथ अब बारी है मेरे ओपिनियन की, मेरा पर्सनल ओपिनियन इस कंपनी के ऊपर क्या है। तो देखिए, अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव है, लीडर है अपने सेक्टर की, इम्प्रूव्ड बैलेंस शीट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बैलेंस शीट से लोन कम होता जा रहा है, तो एक इम्प्रूव्ड बैलेंस शीट है, डेट कम हो रहा है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ नेगेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ये मुझे सबसे बड़ा एक पॉइंट लगता है जो इनके रेंटल बिजनेस को हैम्पर कर सकता है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है धीरे धीरे मुझे लगता है ग्रो हो जाएगा, और वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन कंपनीज़ के लिए जिनके पास बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब कंपनी स्मार्ट हो गई हैं। कंपनी क्या करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेंट पर ऑफिसेज ले लेती हैं। रादर देन वो बहुत बड़ा खर्चा करें, एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करें पूरी खुद की, वो रेंट पर ऑफिसेज लेके अपना काम चलाती हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती वो ऑफिसेज बंद कर देती हैं। वर्क फ्रॉम होम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए भी अगर कुछ ऊपर नीचे आती हैं तो भी इस कंपनी के लिए एक चैलेंज बन सकता है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में हमें देखना पड़ेगा कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम एक बहुत छोटे से मोटो पे काम करते हैं, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से शेयर करिए। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।